ओके, सो ISTQB का सेकंड सेशन है, जिसमें हम जो है वो डिस्कशन करेंगे कि जो टेस्टिंग है ये थ्रू आउट द SDLC कैसे की जाती है, ठीक है। और टेस्टिंग के लेवल्स कौन से हैं, टेस्टिंग की टाइप्स कौन सी हैं, फिर मेंटेनेंस टेस्टिंग कैसे होती है, ये इसका स्केलेटन है अकॉर्डिंग टू द ISTQB 4.0। एंड क्विकली वी विल जंप एंड स्टार्ट डिस्कसिंग द SDLC फर्स्ट, बिकॉज ये SDLC को जब हम समझ लेंगे तो फिर उसके बाद इसके फेजेस को क्विकली हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है। उनमें कोई इतनी लंबी चौड़ी फिर हमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जैसे इंसान की ज़िंदगी का लाइफ साइकिल है, पौधों की ज़िंदगी का लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसी तरह ही SDLC मीन सॉफ्टवेयर की भी ज़िंदगी का एक लाइफ साइकिल होता है। वो टेक प्लेस द बर्थ ऑन द फ्लोर, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट आती है, फिर वो पैदा होता है, फिर उसकी प्लानिंग होती है उसको बड़ा करने की, फिर उसको बनाने की, फिर उसको आर्किटेक्चरली देखा जाता है कि अच्छा ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको क्या चीज़ आर्किटेक्चरली की जाए तो ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट, फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट, प्लानिंग और आर्किटेक्ट डिज़ाइन हो जाता है उसका, उसके बाद हम उसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, मीन उसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो बन जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, फिर हम उसको टेस्टिंग डिपार्टमेंट के हवाले करते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस। एंड देन वी हैव डिप्लॉय दैट ऑन द एनवायरनमेंट, या हैंडेड ओवर, इन सादे लफ्ज़ों में अगर हम ले मैन में कहें तो हम हैंडेड ओवर टू द एंड यूज़र, जिसने उसको यूज़ करना है, इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, इन द फॉर्म ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो हम हैंड ओवर करते हैं। सो अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि जो SDLC है, इसका पर्पस क्या है। बेसिकली ये हमें हेल्प आउट करता है, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए फेज वाइज, क्योंकि आप किसी भी काम को अब्रप्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड, क्योंकि अगर आपका एफर्ट कस्टमर नीड या कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो आपका जो एफर्ट आप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने में वो वेस्ट हो सकता है। सो इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक प्रोसेस लेवल बताया गया है या बनाया गया है, और ये इसलिए भी बनाया गया ताकि जब आने वाली जो जनरेशन्स हैं या जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे वो इस पूरे एक लाइफ साइकिल से हो के जाएं, ताकि उसमें बेहतरी आए। इससे पहले जो प्रोजेक्ट बन रहे होंगे, ठीक है, जब SDLC नहीं था तो वो एडॉक बेस पे बनते होंगे, सडनली में भी लोग बैठते होंगे, डिसाइड करते होंगे ये इस तरह की चीज़ बनानी है, और वो इमीडिएट में भी स्टार्ट कर देते हों। फिर उसमें हिट एंड ट्रायल बेस पे काम हो रहा होता है कि ये काम करके देखते हैं तो इसका ये रिजल्ट होगा, ये काम करके देखते हैं ये। लेकिन इसमें हम सारी चीज़ें प्लान करते हैं, रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद जब हम फुली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अच्छा जो चीज़ रिक्वायरमेंट हमें बनानी है, या जो हमारा कस्टमर मांग रहा है, वो प्लान हम ठीक तरीके से कर चुके हैं, अब इसको आर्किटेक्ट हम इसका डिज़ाइन कर चुके हैं, अब हम इसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें लैंग्वेज के, टेक्नोलॉजी के और रिसोर्सेज के ईच जो एस्पेक्ट है उसको हम देखते हैं, ख़त्म कब करना है, ठीक है। कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, क्या थर्ड पार्टी रिसोर्स कोई API हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, नहीं रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज अगर आपने कोई मैप्स की सर्विस इंटीग्रेट करनी है तो गूगल मैप इज़ द बेस्ट API एज अ थर्ड पार्टी, तो कंपनीज बाय द गूगल API, ठीक है, और या डू एग्रीमेंट विद देम और यूज़ करते हैं फिर अपनी एप्लीकेशंस में। सो जो इसका पहला फेज़ है, ठीक है, जिसमें हम जो है टेस्टिंग लेवल हैं जो SDLC में, क्योंकि SDLC को टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है, उसमें है कंपोनेंट टेस्टिंग, जिसको हम यूनिट टेस्टिंग भी कहते हैं। नॉर्मली जो कंपोनेंट टेस्टिंग होती है ये कोड के स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। वो मेथड भी हो सकता है, वो फंक्शन भी हो सकता है, वो क्लास भी हो सकती है, जो हमने किसी भी रिक्वायरमेंट को बनाने के लिए लिखी होती है, ठीक है। सो इसमें जो डेवलपर है वो बेसिकली टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। एक मेथड लिखते हैं, उसको फिर वो एक इनपुट देते हैं और इनपुट दे के वो उसकी आउटपुट चेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट लिखे हैं वो वर्किंग स्टेट में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट। अब इसमें जो टेस्टर है इनका रोल कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि हम टेस्टिंग के प्रोस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो टेस्ट केसेस यूनिट टेस्ट में रिक्वायर्ड होते हैं वो नॉर्मली टेस्टर लिखते हैं, और लिख के बिफोर हैंडेड ओवर टू द डेवलपमेंट टू द QA टीम, वो जो प्रोडक्ट बना रही होती है डेव टीम, वो इसको रन करते हैं और एक समरी जनरेट करते हैं यूनिट टेस्ट रिपोर्ट की नाम से, जिसमें वो, इसको हम टेस्ट एक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है, और ये टेस्ट वेयर में
रिपोर्टिंग वाले पार्ट में भी लाई करता है कि ये रिपोर्ट जो है हेल्प करती है टेस्टिंग टीम को कि अच्छा 10 मेथड लिखे या 10 क्लासेस बनाई हैं तो डेवलपर ने अच्छे तरीके से कोड को टेस्ट कर लिया, ड्राई रन करके देख लिया। देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ऊपर वाली कंपोनेंट बेस्ड टेस्टिंग है। इंटीग्रेशन में ऊपर लेट्स सपोज एक कंपोनेंट था, लेट्स सपोज आपने लॉगिन फॉर्म बनाया, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें लॉगिन फॉर्म है, एक डैशबोर्ड है एंड यूजर मैनेजमेंट का सेक्शन है। तो अब आप ऊपर तीनों सेक्शन अलग अलग टेस्ट करेंगे कोड लेवल पे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आप इसको जोड़ेंगे आपस में और फिर देखेंगे कि क्या लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन लैंड करवाती है यूज़र को डैशबोर्ड के ऊपर, क्या नहीं, क्या कोड ठीक से काम कर रहा है, फाइल जो हमने आपस में कोड की बैक एंड पे जोड़ी हैं आपस में मॉड्यूल लेवल पे, वो ठीक टेस्ट की हैं हमने, सही इंटीग्रेटेड है। अब टेस्टर यहाँ पे क्या कर रहा होगा, ये जो ये वाला जो टेस्टिंग टाइप है ऊपर वाली जो है वो प्योरली डेवलपर कर रहे होते हैं, ये वाली जो टेस्टिंग टाइप है ये डेवलपर और टेस्टर दोनों कर रहे होते हैं। बैक एंड पे जब कोड लेवल पे होती है मर्जिंग मॉड्यूल्स की तो डेवलपर, जब फ्रंट एंड पे उन मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाता है यूजर जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तब टेस्टर परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, वो लॉगिन करके देखेगा वैलिड क्रेडेंशियल से, नॉन वैलिड से, इनवैलिड से, फिर डैशबोर्ड पे लैंड करेगा, देखेगा पेज लोड हो रहा है कि नहीं। डैशबोर्ड पे 10 डिफरेंट स्टैट्स हमें नजर आ रहे थे तो हम उनको देखेंगे क्या वो ठीक नजर आ रहे हैं कि नहीं। सॉरी। इसी तरह ही ठीक है वो फिर यूजर मैनेजमेंट सेक्शन में जाके देखेगा, यूजर क्रिएट करके, डिलीट करके, मॉडिफाई करके। तो ये दोनों लेवल पे हो रही होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के फिर फर्दर टाइप्स भी हैं। बॉटम अप है, जो है वो टॉप टू बॉटम है, बैंग बैंग है। ठीक है, ये तीन टेक्निक्स हैं। ये हम कमिंग जब हम टेस्टिंग टाइप्स में आएंगे तो उसमें देखेंगे, या इंटीग्रेशन आगे लेवल्स में आएगी तो हम उसमें भी उसको देखेंगे। सो सिस्टम टेस्टिंग, अब नाम जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है आपने इसको एंड टू एंड सिस्टम लेवल पे टेस्ट करना है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम या प्रोडक्ट या एप्लीकेशन आपने फुली टेस्ट करना है जब, तो हम उसको सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। और एसडीएलसी में ये हम सिस्टम टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट जो है वो होल सिस्टम को मेक श्योर करते हैं ऑल कंपोनेंट इज वर्किंग फाइन। ठीक है, ये प्योरली टेस्टर कर रहे होते हैं, इसमें जो है वो और किसी टीम का स्टांस नहीं होता, स्टेक नहीं होता। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली टेस्टिंग टीम इसको परफॉर्म करती है। देन द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी टेस्टिंग में है इसमें, लेकिन मल्टीपल स्टेक होल्डर इसको कर रहे होते हैं। आपने एक यूजर स्टोरी या एक रिक्वायरमेंट फुलफिल की, टेस्ट की, अब आप देखेंगे कि क्या जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। जब हम ये चीज़ चेक करने आते हैं इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। अब ये सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टेस्टर भी करता है। टेस्ट टेस्टर ने कर दी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, प्रोडक्ट पास कर दी, अब वो प्रोडक्ट टीम को भेजेगा। ठीक है, कि आप भी एक दफ़ा इसको देखें कि जो रिक्वायरमेंट क्या आपने लाई थी स्टेक होल्डर से वो ठीक मीट हो रही है कि नहीं। फिर कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं या ऐसे भी प्रिंसिपल और या प्रोटोकॉल होते हैं जिसमें कंपनीज या क्लाइंट कहता है कि जी मैं खुद भी एक दफ़ा एप्लीकेशन चला के देखूंगा, तो हम उसको भी इन्वॉल्व करते हैं। कुछ केसेस में ऐसे होता है, अब जैसे आपने देखा होगा ब्राउजर्स के वर्जन लॉन्च होते हैं, बीटा वर्जन, अब ये भी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ही हो रही होती है। वो लोगों को हैंड ओवर करते हैं बीटा वर्जन फॉर नॉट फाइनल वर्जन एंड आस्क देम टू यूज देयर प्रोडक्ट एंड कम अप विद द फीडबैक। ठीक है, सो वो फिर अपनी फीडबैक देते हैं, अच्छा जी मैंने ये चीज़ देखी है, ये ठीक काम नहीं करी आपके ब्राउज़र में या आपकी प्रोडक्ट में, तो वो उसको इनकॉर्पोरेट करके महीने डेढ़ दो या 1.5 मंथ अगो या उस कुछ टाइम पीरियड के बाद कंपनीज के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, अपने प्रोसीजर्स होते हैं, फिर उसके बाद वो दोबारा एक फाइनल प्रोडक्ट या स्टेबल वर्जन लॉन्च करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सम टाइम ब्राउज़र वर्जन्स के साथ बीटा लिखा हुआ होता है, प्रोडक्ट के साथ बीटा लिखा हुआ होता है, सो दैट इज़ अंडर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एट दैट टाइम। ठीक है, सो आगे चलते हैं। टेस्टिंग के डिफरेंट जो मॉडल्स हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं पहले वक्तों में, इफ़ यू टॉक अबाउट द ओल्ड स्टोन एज टाइम पीरियड, although waterfall model is still using in the large project, but ये इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक प्रो इसका ये है कि बड़ा ऑर्गेनाइज वे में काम होता है, इसमें कोई हैप नहीं होती, जल्दी नहीं होती। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होती है। नुकसान क्या है, वाई पीपल आर नॉट यूजिंग दिस मोस्टली या ज़्यादा। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड
एक तो यह है कि आपने प्रोडक्ट जब पूरी बना लेनी है तब आपने हैंड ओवर करनी है क्यूए डिपार्टमेंट को, तो इसमें ज़्यादा चांस होता है फेलियर का, ज़्यादा टाइम चांस होता है, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि और ज़्यादा चांस होता है कि आपको फीडबैक नेगेटिव मिलेगी। आप में भी 4 महीने के बाद एक चीज़ बना के भेजें तो हो सकता है कस्टमर कहे कि मैंने तो आपको ऐसे बनाने का कहा ही नहीं था। ठीक है, यू मिस परसीव माई रिक्वायरमेंट, सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज। मैंने इस तरीके से ये चीज़ बनाई है प्रेजेंटेशंस कि आपको चैलेंजिंग फोकस किस चीज़ पे है, और एग्जाम्पल भी एक एक मैंने ट्राई किया आपके लिए, मैंने कोड कर दिया ताकि जब आप खुद पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो कि यार अच्छा जो हमने डिबेट डिस्कशन उधर की थी उसको इधर कैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ या मैंने कैसे कैप्चर किया हुआ है। देन कम्स टू द वी मॉडल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मॉडल। ठीक है, ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है वाटरफॉल की। ठीक है, इसमें ये होता है कि इधर आप चीज़ बना रहे होते हैं, साथ साथ टेस्ट हो रही होती है, इधर बना रहे थे साथ साथ टेस्ट हो रही होती है। ठीक है, सो इसके अपने बेनिफिट्स हैं, इसके अपने नुकसान भी हैं। ठीक है, सम टाइम इट्स टू अर्ली आप कोई बग निकाल लें तो सम टाइम आपकी डेडलाइन जो है वो डिले भी हो सकती हैं अगर आप ठीक ट्रैक पे नहीं है, काम ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, काम की डिलीवरी बहुत स्मूथ होती है, और ज़्यादा देर कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता। कुछ कस्टमर बड़े हरी स्टेट में होते हैं कि वी हैव टू सी आवर प्रोडक्ट सून। सो हम ऐसे करते हैं कि छोटे छोटे चंक्स में इनको चीज़ें बना के वी टू वी मॉडल यूज़ करते हुए वो शोकेस करना शुरू कर देते हैं। इससे वो भी एंगेज रहते हैं और हमारा काम भी स्मूथ और होता रहता है, और दूसरा फीडबैक इंस्टेंटली आपको रिसीव होती रहती है। आगे जो इंक्रीमेंटल मॉडल है ये प्योरली एजाइल है। ठीक है, इसमें बहुत जो है ना वो स्पीड होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, हर बंदे को पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, और इसका जो एडवांटेज मेन एडवांटेज है कि आप शिपेबल आइटम बनाते हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है कि वो छोटे छोटे चंक्स में यूज़र को डिप्लॉय करके दी जा सके, परमानेंटली वो यूज़ करे। ठीक है, और ऐसे फीचर करके देते हैं जो डिपेंडेंट लेस डिपेंडेंट हो अदर फीचर्स पे। ठीक है, और जब कोई डिपेंडेंसी वाले फीचर होते हैं तो उनको एक ही गो में फिर करके दिया जाता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल या आइटरेटिव जैसा कि नाम से जाहिर है कि इंक्रीमेंट बेस पे होगा, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एक नई चीज़ ऐड हो रही होगी ग्रेजुअली बेसिस पे, और प्रोडक्ट एम्पावर हो रही होगी, कंप्लीट हो रही होगी, बन रही होगी। Then the DevOps is a very famous, and the upcoming era is the upcoming जो आ रहा है वो DevOps का है। ठीक है, जिसमें AI मज़ीद इसको empowered कर देगी कि चीज़ें डेवलप होने के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि अभी आप ने शायद AI को विजुलाइज नहीं किया। AI में अभी जैसे डेवलपर गिटहब पे चीज़ें पब्लिश करते रहते हैं, बैठ के घंटे लगते हैं पुश कमांड, पुल कमांड, कमिट कमांड, ठीक है, गिटहब पे लेके जाने के लिए। सो इन द AI बॉट्स, इन द AI बेस्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, उसमें आपको देयर इज नो नीड टू डिप्लॉय मैन्युअली बाय कमांड। ठीक है, आपको उसकी बैक एंड अटैचमेंट पहले से ही प्रोवाइड की हुई है उन्होंने कि आप इधर अपना प्रोजेक्ट रेडी करें और इसको यहाँ से सिंपल एक बटन क्लिक करें, डिप्लॉय कर दें गिटहब पे, और वहाँ से वो लाइव नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसमें लेस इन्वॉल्वमेंट है ह्यूमन की। कंटिन्यूस टेस्टिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, इधर से चीज़ डेवलप हो रही है, इधर टेस्ट हो रही है, डेवलप हो रही है, टेस्ट हो रही है, और साथ ही जा रही है। इसकी क्लासिक एग्जांपल ये है कि मैंने एक फीचर डेवलप किया, मेरे टेस्ट केस पहले से लिखे हुए थे, अवेलेबल थे मैं ऑनलाइन किसी भी मीडियम के ऊपर, लाइक एजोर डेव आपके ऊपर मैंने प्लेस किए हुए थे। ठीक है, जो ही आपकी बिल्ड आई मेरे टेस्ट केसेस ने उसको पकड़ लिया, देखा, टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया ऑटोमेटिकली, और बिल्ड को पास या फेल करके बता दिया कि आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं कि नहीं। अगर फेल हुई तो वापस आ जाएगी फिक्सिंग के लिए, पास हुई तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगी। सो दिस मेथड या दिस मॉडल कॉल द डेवऑप मॉडल। ठीक है, जिसमें आप क्विकली जो है चीज़ें डेवलप भी कर रहे हैं और टेस्ट भी हो रही हैं और साथ ही डिप्लॉय भी हो रही हैं और लेस ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व है। देन अब हम मूव करते हैं कि टेस्टिंग थ्रू आउट द जो एस डी एल सी है, इसको अगर हम एस डी एल सी के प्रोस्पेक्ट में देखें कि उसमें टेस्टर क्या कर रहे होते हैं बेसिकली रिक्वायरमेंट फेज में, डिज़ाइन फेज में, इम्प्लीमेंटेशन फेज में। सो इफ़ यू टॉक अबाउट इन द रिक्वायरमेंट फेज, so tester are normally engaged to verify, to clarify the requirement which we have in our hand for the software development.
ठीक है? उसमें हम मैंने जैसे एक पहले भी मिसाल दी आपको कि आप कहते हैं कि जी मेरी एप्लीकेशन फ़ास्ट होनी चाहिए, तो कितनी फ़ास्ट होनी चाहिए? वी नीड टू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड। जी। सर ये जो रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस का फेज होता है, जी। ये भी बेसिकली टेस्टर ने ही लेनी होती है रिक्वायरमेंट्स, नहीं ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्टर्स की नहीं, आती है। नहीं, नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्टर की नहीं होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस लेने के लिए नॉर्मली प्रोडक्ट टीम्स बैठी होती हैं, प्रोडक्ट ओनर बैठे होते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं कुछ कंपनीज़ में। इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस के टेस्टर जाए और रिक्वायरमेंट लेके आए, बट कुछ कंपनीज़ में जैसे कि रोल कॉमन होते हैं, लोग लेस रिसोर्स के साथ काम कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स में, तो सम टाइम टेस्टर भी बैठ जाते हैं और डेवलपर भी बैठ जाते हैं, ठीक है? बट ये काम एक स्पेसिफिक रोल से बिलोंग करता है। प्रोडक्ट में बिजनेस एनालिस्ट हम कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑनर हम कह सकते हैं, प्रोडक्ट एनालिस्ट हम कह सकते हैं, ये उनका काम होता है, ठीक है? बट टेस्टर वहाँ पे ज़रूर बैठेगा और देखेगा कि जो रिक्वायरमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो डूएबल है, बन सकती है कि नहीं, टेस्ट हो सकती है कि नहीं। डेवलपर देखेगा आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये जो रिक्वायरमेंट डिस्कस हो रही है इसको हमने बनाना कैसे है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ठीक है? कौन सी टेक्नोलॉजी में ये बनेगा तो हमें आसानी से हम इसको डेवलप कर लेंगे और एफिशिएंट सिस्टम होगा। तो इस प्रोस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो रही होती है। टेस्टर वहाँ पे डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट प्रोस्पेक्ट में बैठा होता है, चीज़ों को देखने के लिए और एलुबरेट करने के लिए, आंसर करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें वो कर रहे होते हैं डेवलपर, टेस्टर और डेवलपर या अदर स्टेक होल्डर्स। लेट्स सपोज एक बंदा कहता है मुझे लॉगिन फॉर्म चाहिए। अब लॉगिन फॉर्म दुनिया में डिफरेंट तरह के हैं। अगर गूगल पे लॉगिन फॉर्म गूगल करके देखें तो कुछ फॉर्म छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ 2 बटन है, कुछ 3 बटन है, किसी में 1 फील्ड है, किसी में 2 फील्ड है, किसी में पहले ही फील्ड के ऊपर 2FA है, किसी में दूसरी फील्ड के ऊपर 2FA लगा हुआ है, किसी में की मैकेनिज्म लगा हुआ है, किसी में जो है ओटीपी मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपने बीइंग अ टेस्टर, बीइंग अ एक्सपीरियंस पर्सन, उस लेमैन को गाइड करना होता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो इस तरह ज़्यादा बेहतर बन सकती है। सो देन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्ट फेज आ जाता है, जिसमें टेस्टर देखते हैं कि अच्छा हमने कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट है, मोबाइल बेस्ड प्रोजेक्ट है, वेबसाइट सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट है, वेब हुक बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है? या नॉर्मल प्लेन वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट है, कम्प्लेक्स है चेंज, आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है बहुत हाई लेवल पे, या जो चेंज नहीं आ रही है इसमें हमें आर्किटेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट आपने बनाई जो 2 लाख यूजर्स को एंटरटेन करती थी, 3 साल आपने यूज़ किया, अब आपके पास एक बहुत बड़ा क्लाइंट आ गया जिसकी वर्थ जो है वो 5 लाख यूज़र्स है, ठीक है, एक डे में। तो अब आपकी 2 लाख वाले आर्किटेक्ट बेस्ड बिल्डिंग है या प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है वो नहीं चलेगी। अब यू नीड टू स्केल अप योर आर्किटेक्ट। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं ट्रैफिक रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड, ये डिबेट्स हो रही होती हैं, डिस्कशन हो रही होती हैं, डेटाबेस में कैसे स्टोर करनी है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि अगर आपको इन सारे फेजेस में नहीं बैठेंगे, तो जब आप टेस्टिंग के लिए बैठेंगे तो फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। देन डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ये प्योरली बिलोंग करता है डेव साइड से। इसमें यूनिट टेस्टिंग हो रही होती है, डेवलपर कर रहे होते हैं, और टेस्ट केसेस जो है वो टेस्टर आपको लिख के इन पैरेलल हैंड ओवर करता है कि आप ये यूज़ करें और इसका यूनिट टेस्ट परफॉर्म करके हमें बताएं। उसके बाद डिप्लॉयमेंट होती है, डेवलपमेंट के बाद वो क्यूए के हैंड ओवर होता है, ठीक है? डिप्लॉयमेंट से मुराद इंटरनल डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है अभी, ठीक है? वो फिर टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, जो स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन की थी, जो लेवल डिफ़ाइन किए थे, जो अप्रोच डिफ़ाइन की थी, जो टीम डिफ़ाइन की थी, जो प्लानिंग की थी कि इतने टाइम के अंदर ये वाली टेस्टिंग होगी, फिर ये वाला मॉड्यूल होगा, फिर ये वाला, ऑल दोज थिंग which we have done in the test plan, we will execute and perform those activities in the test planning, in the test activity phase, जिसमें acceptance testing से लेकर regression, retesting, smoke, each and every testing को perform किया जाता है। The last स्टेज ऑफ मेंटेनेंस, आपने एक चीज़ डिप्लॉय कर दिया, अब उसमें कोई बग आ गया है या कोई नया फीचर है, अनाउंसमेंट है, तो आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट पहले हमने हैंड ओवर की हुई है क्लाइंट को, उसके साथ जो नया फिक्स है या नया जो अनाउंसमेंट है वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है? और अपने चेंजेस को मेंटेन कैसे रखना है आपने, ठीक है? कि फिर हम उसमें नॉर्मली स्मोक टेस्टिंग रन कर रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ बेसिस पे, टू सी कि जो है वो चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं। रिग्रेशन को परफॉर्म किया जा सकता है कि जो प्रोडक्ट्स डेवलप करके हमने हैंड ओवर किए हैं वो ठीक चल रही हैं। इससे ये होता है कि जब आप रिग्रेसिवली रिग्रेशन साइकिल्स या टेस्ट सूट से एग्जीक्यूट करते रहते हैं मेंटेनेंस फेज में, तो आपको
वो बग जो उस वक्त जल्दी में किसी वजह से हमने छोड़ दिए थे या रह गए थे, वो अभी फाइंड आउट करने में आसानी होती है। सो अभी शिफ्ट लेफ्ट की जो एक अप्रोच है, ये बेसिकली अर्ली टेस्टिंग को एम्पावर करती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि टेस्टर्स बहुत अर्ली फेज़ में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं एनालिसिस में, डिज़ाइन फेज़ में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। उसका एडवांटेज ये होता है कि जो बग या जो इशू रिक्वायरमेंट के अंदर होता है वही आइडेंटिफाई हो जाता है, इससे पहले कि वो डेवलप होके आ जाए और फिर हम उसको निकालें, उस वक्त हम बहुत लेट हो चुके होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है और एफर्ट भी रिक्वायर्ड होता है। सो शिफ्ट लेफ्ट में टेस्टिंग अर्ली फेज में होती है, शिफ्ट राइट इसका अपोनेट टेस्टिंग अप्रोच है, जिसमें हम जो नॉर्मल टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं वो एसडीएलसी के मुताबिक टेस्टिंग फेज में करते हैं। ठीक है, दोनों अप्रोचेज अवेलेबल हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल ये वाली है। और आने वाले दौर में तो बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेजेस में अगर आप टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट में, तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे बहुत ज़्यादा हमारे लिए। सो वी नीड टू सी these thing in detail and try to implement our testing। ठीक है, अर्ली फेज में जो टेस्टिंग स्टार्ट करना होता है उसको हम शिफ्ट लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, लेटर स्टेज में जो हमने करनी होती है उसको शिफ्ट राइट कहते हैं। एक एग्जांपल कोड कर दिया है, रेस रिडक्शन इसका मेन एडवांटेज होता है, वो भी एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। ठीक है, बता भी दिया है। और बाकी आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो डू लेट मी नो, फिर हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग प्रोसेस एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द एसडीएलसी। ठीक है, ये जैसे कि टेस्टिंग एक्टिविटी हमने पहले पढ़ी कि टेस्ट वेयर और टेस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, जिनमें प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल। अगर आप सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो आपने मॉनिटरिंग और कंट्रोल भी रखना है प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐसा नहीं है जी। सर काइंडली 2 मिनट की ब्रेक हो सकती ओके श्योर।